हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसरोटिया इन्फॉर्मेटिक्स। आज ANC 1 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 से ऑनवर्ड लेके 28 तक, वो सारे यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस, कि फूड की क्लासिफिकेशन फंक्शंस के बेसिस पे किस तरह से कर रखी है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। कहते हैं फूड आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है न्यूट्रिएंट्स। तो कम्प्लेक्स सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको मिला के, उन सभी सब्सटेंस को, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को मिला के न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स, फूड कैन बी क्लासिफाइड has been classified as proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water and roughage। तो हम अगर न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखें तो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंगली हमने फूड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे प्रोटीन के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है और रफेज है। इस तरह से जो हमारा मेन डाइटरी जो सोर्सेज है वो क्या है, फूड कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एज वेल एज द प्लांट किंगडम। हमें फूड जो है या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स के द्वारा मिलता है। दैट इज़ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सोर्स। तो यही हमारे दो सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जैसे हमारा मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो डायरेक्ट हमें एनिमल से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं वो हैं जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो ये दो हमारे पास सोर्सेज रहते हैं जिससे हमें फूड डायरेक्टली ऑब्टेन्ड होता है। इस तरह से अब क्या मेन फंक्शंस हैं इनके, जो फूड है उनके क्या फंक्शंस रहते हैं। तो फूड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो जिस हिसाब से फूड के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उस हिसाब से हमारे फूड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग आता है जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, वो होते हैं जैसे प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। इसके अलावा जो एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के जितने भी फूड होंगे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं, तो जो हमारे इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं या इस तरह से। दूसरा आता है रेगुलेटरी फूड्स, जैसे वाटर है या रफेज है। तो वाटर और रफेज जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है बैलेंस रखती हैं हर चीज़ का। तो इस तरह से ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 13 से फूड स्टोरेज में से, कि व्हाट आर द मेजर काज ऑफ फूड स्पॉइलेज, कि फूड के स्पॉइलेज के सबसे बड़े कारण क्या हैं, फूड कैसे ख़राब होता है। तो क्वालिटी ऑफ फूड आइटम इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सेंसरी प्रॉपर्टीज़। हम फूड को किस तरह से मानते हैं कि वो ख़राब हो गया है, हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन के द्वारा हम फूड की पहचान करते हैं कि ये ख़राब हो चुका है। जैसे प्रॉपर्टी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसेस ऑफ साइट, जैसे हम देख के बता सकते हैं या स्मेल करके बता सकते हैं या टच करके बता सकते हैं या टेस्ट के द्वारा हम बता सकते हैं। दीज आर द अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अरोमा। तो हम उसको देख के, उसको टेक्सचर को महसूस करके या उसका फ्लेवर देख के, तो ये चीज़ों से हम फूड को बता सकते हैं कि ये फूड स्पॉइलेज हो गया या ख़राब हो चुका है। इसी तरह से इसके मेन कारण क्या हैं, फूड किस तरह से स्पॉइलेज होता है। तो मेजर काजेज जो हैं फूड स्पॉइलेज के हैं आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट ए रोल इन ए फूड स्पॉइलेज। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड को स्पॉइलेज करने में। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है फूड आर नॉर्मली कंटेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉयल, वाटर एंड एयर। तो सॉयल, वाटर और एयर में जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये फूड पे बैठ जाते हैं और जिसके कारण से हमारे फूड जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पॉइलेज ऑफ मीट, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिश प्रोडक्ट्स। जो एनिमल प्रोडक्ट्स से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, फूड मिलता है, उनके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है। दे डेवलप रैपिडली ऑन फूड विच आर न्यूट्रल, और ख़ास तौर पे उन फूड पे ये बैठता है बैक्टीरिया जिन पे जो फूड न्यूट्रल है, यानी कि जो फूड जो है हमारे जिसमें एसिड या एल्कलाइन नहीं होता।
तो इन सर्टन रिएक्शंस जैसे वेजिटेबल है, मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, ये सारी चीज़ें जो है जल्दी ही ये न्यूट्रल पार्ट में आती हैं, इसीलिए यहाँ पे इस पे बैक्टीरिया एक्शन बड़ी जल्दी होता है। दूसरा आता है ईस्ट। ईस्ट में कहते हैं रिप्रेजेंट अनदर कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट काज द फूड टू फर्मेंट। तो फूड को जो फर्मेंट करने के लिए ईस्ट वो जो है अपना बड़ा जल्दी रोल प्ले करता है। व्हेन फर्मेंटेशन प्रोग्रेसेस बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट इट काज द स्पॉइलेज। जब हम किसी फूड को फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन अगर उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है उससे लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फूड स्पॉइल हो जाता है। जैसे दही को हम जमाते हैं तो लेकिन दही अगर उसको ज़्यादा अगर कर दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ईस्ट जो है हम फूड को फर्मेंटेशन के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। ऐसे ही मोल्ड्स हैं। मोल्ड्स क्या है? एक माइन्यूट प्लांट्स हैं ये। दे ग्रो ऑन ऑल काइंड ऑफ रूट्स फूड्स एंड प्रेफर वार्म डैम्प एंड डार्क प्लेसेस। ये जो माइन्यूट प्लांट्स हैं ये फूड पे कहाँ बैठते हैं? जहाँ पे फूड थोड़ी वार्म जगह हो या डंप हो या डार्क प्लेसेस हो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक हेरी ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड। जैसे ब्रेड के ऊपर जो है आपने देखा होगा ब्लैक हेरी ग्रोथ हो जाती है, या फिर ग्रे फजी ग्रोथ ऑन द चीज़, या मक्खन उसके ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे मोल्ड्स होते हैं, ये भी हमारा एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी। तो इसी तरह से इंसेक्ट्स और रोडेंट्स हैं। दे आर पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू सीरियल्स, ग्रेन्स एंड टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो जितनी भी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, इन सभी पे जो है हमारे जो इंसेक्ट या रोडेंट्स हैं ये इनको ख़राब कर देते हैं। जैसे वॉर्म्स हैं, बग्स हैं, वीबल्स हैं, मोथ हैं, ये सारे क्या करते हैं? डैमेज द फूड आइटम्स बोथ इन द फील्ड, चाहे वो खेत में हैं या फिर वो स्टोरेज हैं घरों में। तो इस तरह से ये फूड को ख़राब करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि किस तरह से हमारे फूड की स्पॉइलेज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस व्हाट द गवर्नमेंट एजेंसीज डू टू कीप द चेक ऑन फूड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। या फिर हम कह सकते हैं डिस्कस द फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द फूड एडल्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो फूड के जो स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है उसको चेक करती है? तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसको हम PFA एक्ट कहते हैं। तो रेफर टू एज PFA एक्ट, इन शॉर्ट इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 1955। तो सबसे पहले 1955 जून 1 को ये लॉ जो था हमारा इफ़ेक्ट में आया। और PFA एक्ट जो था इसका जो मेन रोल है वो क्या है? अंडर PFA एक्ट द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ सेलिंग एडल्टरेटेड फूड कैन बी पनिश्ड। अगर कोई व्यक्ति अडल्टरेटेड फूड जो है वो सेल करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। और ये एक्ट जो है इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज़। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ जो है इनको इम्प्लीमेंट करती हैं। इसके अलावा आता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर वाज प्रोमुलेटेड इन 1955। तो 1955 में एक और एक्ट बना जो फ्रूट्स की प्रिजर्वेशन के लिए था, जो फ्रूट्स की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए था। तो इट केम अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इसको डाला गया। जैसे पैकिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऑफ स्टैंडर्ड बिलो दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्डर इज़ ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं, अगर वो किसी तरह से गलत ढंग से पैक्ड किए जाते हैं या वो ख़राब डाले जाते हैं पैकिंग में, तो उसको भी ये एक ऑफेंस जो है माना जाएगा और उसको पनिशेबल किया जाएगा अंडर लॉ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी डन टू फाइट एडल्ट्रेशन। अगर फूड ख़राब होता है या ख़राब होने से पहले हमें उसको किस तरह से जो है बचाना चाहिए, उसमें हमारे किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। तो हमें क्या पॉइंट माइंड में रखने चाहिए? सबसे पहले बाय फूड्स आइटम इन पैक्ड फॉर्म। हमें जो भी फूड खरीदना है वो पैक्ड फॉर्म में खरीदना चाहिए। एंड डू नॉट बाय लूज ऑयल्स एंड स्पाइसेस इन ए पर्टिकुलर। तो जो मसाले हैं या तेल है उनको हमें लूज फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, बाय फ्रॉम फैमिलियर शॉप्स एंड कोऑपरेटिव स्टोर्स। जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं जहाँ फैमिलियर शॉप, जिनको हम जान पहचान कहते हैं, जान पहचान के जो लोग हैं उन्हीं से चीज़ों को लेना चाहिए। किसी
अन्य लोगों से उसको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, लुक फॉर द क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI एंड एग मार्क या PPO। तो जिस फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है पैकिंग के ऊपर ISI मार्क लगा होगा या एग मार्क लगा होगा या FPO मार्क लगा होगा, तो वो प्रॉपरली चेक्ड हुआ जो फूड होता है, इसलिए ये मार्क हमें ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा, रिजेक्ट द आर्टिफिशियलिटी कलर राइस पल्सेस स्वीट स्पाइसेस। जिन फूड आइटम पे कलर किया हो उन आइटम्स को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, उनको हमें नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, यूज़ नेचुरल कलर फूड टू ब्राइटन अप द मील्स एंड टीच अदर टू डू द सेम। तो हमें वही फूड लेना चाहिए जिसका अपना खुद का कलर हो, या बाकियों को भी ये बताना चाहिए कि हमें इस तरह के फूड को लेना चाहिए। और लास्टली, ग्रिंड योर ओन स्पाइसेस बेसन सीरियल फ्लोर्स इफ़ पॉसिबल। हो सके तो जो मसाले हैं वो हम ऐसे ही रफ फॉर्म में ले लें और उनको हम फिर खुद पिसवाएं, या जैसे बेसन है या सीरियल्स हैं तो ये हम खुद इनको जो है ग्रिंड करवाएं। इसके अलावा अब एक नया जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ PEM। PEM बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसके कौन से मेन फैक्टर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, इज़ ए वाइडली प्रिविलेंट अमॉन्ग द यंग चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स। जो 0 to 6 ईयर्स के जो यंग बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की होती है, बट इज़ ऑब्जर्व्ड एज ए स्टारवेशन इन एडोलसेंस एंड अडल्ट्स। तो मोस्टली लैक्टेटिंग वूमेन। तो ये आजकल एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जैसे लैक्टेटिंग वूमेन है उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, तो PEM जो है इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज बाय चीफली बाय फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। ये 2 फॉर्म्स में होती है ये डिजीज़, जैसे मरासमस और क्वासियरकार। तो मरासमस क्या है, इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज बाय वेरी लो बॉडी वेट ऑफ फॉर एज, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, कट द स्किन एंड ग्रॉस मसल्स वेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो मरासमस है इसमें जो हमारा बॉडी वेट है वो लूज़ हो जाता है, सबक्यूटेनियस फैट और फैट्स जो है वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है, और बॉडी के जो मसल्स हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड मोर फ्रिक्वेंटली इन द इन्फेंट्स। ये खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एंड वेरी यंग चिल्ड्रन। क्वासियरकार ऑन द अदर हैंड इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय ओडिमा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज़। जैसे जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्वासियरकार की भी हो जाती है। तो क्वासियरकार और मरासमस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री डिजीज़ हैं। तो इस तरह से जो सिंड्रोम इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द चिल्ड्रन एज 1 to 3 ईयर्स। तो ये सिंड्रोम जो है, ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा 1 to 3 एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये एक डिजीज़ था। लेकिन इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला कॉजेटिव फैक्टर है पॉवर्टी। कहता है PEM इज़ सीन बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ हरिजन्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड चिल्ड्रन इन अर्बन स्लम्स। जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं या नोमैडिक ट्राइब्स हैं जहाँ आदिवासी इलाके में रहते हैं, या फिर जो शहरों में स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं यानी गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, मैटरनल माल न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन स्टेटस है मदर का डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो मदर का न्यूट्रिशन स्टेटस अगर अच्छा नहीं होगा तो आगे जो उसका बच्चा होगा उसका भी न्यूट्रिशन जो स्टेटस है वो भी पुअर हो जाएगा। इफ़ द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर इज़ पुअर, द चांस ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग माल न्यूट्रिशन और हायर। तो उसका जो माल न्यूट्रिशन है वो भी हायर होगा, वो बच्चा भी जो है ऑफस्प्रिंग जो होगा वो भी माल न्यूट्रिशन में पैदा होगा। इसी तरह से इन्फेक्शंस या पुअर हाइजीन भी इसकी एक मेन फैक्टर है। तो मदर में फॉलो अनसाउंड एंड अनहाइजीनिक मेथड ऑफ फीडिंग द चाइल्ड। अगर माँ अपने बच्चे को अनसाउंड या अनहाइजीनिक ढंग से फीडिंग कर रही है, एंड फीडिंग बॉटल्स में नॉट बी प्रॉपरली स्टरलाइज, अगर वो बॉटल में दूध दे रही है अगर वो भी स्टरलाइज नहीं है, तो दिस में लीड टू फ्रीक्वेंट डायरिया एंड लीड टू मरासमस। तो इससे भी जो है डायरिया या मरासमस हो सकता है। इसके अलावा आता है इग्नोरेंस, बोथ द फॉर्म ऑफ PEM जैसे मरासमस है या क्वासियरकार है, तो अक्कर एज ए रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द मदर। तो मदर की इग्नोरेंस या मदर की अज्ञानता की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम जो है फूड में
ये इस तरह के डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आता है रॉन्ग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, बच्चे को गलत ढंग से फीड करना, तो वो भी जो है एक मेन कारण रहता है PEM डिजीज़ का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। अब अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ब्रीफली कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ ज़ीरोथैलेमिया। अब ज़ीरोथैलेमिया जो है ये क्या डिजीज़ है? ज़ीरोथैलेमिया रेफर्स टू आई मैनिफेस्टेशंस अराइजिंग ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एंड ब्लाइंडनेस रिजल्टिंग ऑफ ज़ीरोथैलेमिया इज़ इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया की ये सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है कि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अबाउट 15 मिलियन जो लोग हैं ब्लाइंड इन द कंट्री आर ड्यू टू ज़ीरोथैलेमिया। तो ज़ीरोथैलेमिया की वजह से कम 15 मिलियन लोग जो हैं हमारे देश के अंदर आज भी ब्लाइंड हैं। इसका जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द ज़ीरोथैलेमिया पर्टेन्स टू चेंजेस इन द आई। तो इसमें जो आँखों में जो चेंजेस आ जाती हैं, क्या चेंजेस आते हैं? इट इज़ ए कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, द टू पार्ट्स ऑफ आई विच आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसीज। इस डेफिशिएंसी की वजह से जो कंजक्टिविया है और कॉर्निया है, इसमें जो है हमारा डिफेक्ट आ जाता है। और दूसरा इसमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ज़ीरोथैलेमिया इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। तो शुरू में क्या होगा? सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस आएगी एंड इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सीन इन डिम लाइट और अराउंड डस्क। तो डस्क के दौरान या फिर जो डिम लाइट के दौरान जो है जो इंडिविजुअल है उसको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंटिव मेजर ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसीज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी क्या है? कहते हैं अबाउट 200 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज इन द कंट्री। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से आज 200 मिलियन लोग जो हैं हमारे रिस्क पे हैं। इट मीन्स दे आर लिविंग एरिया ऑफ वेयर IDD इज़ वेरी कॉमन। तो जहाँ पे IDD बहुत कॉमन बड़ा कम है वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो आयोडीन है इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज ए थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड को जो है आयोडीन की जब उसमें कमी हो जाएगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो उससे जो है ये हमारी ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पैदा होता है। एंड दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक। तो जो हमारा गले का फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आयोडीन हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो आयोडीन हमारे गले के अंदर थायरोक्सिन बनाती है। व्हेन द आयोडीन इज़ इनएडुकेट, जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर या गले के अंदर कम हो जाता है तो जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन फॉर बॉडी नीड्स। तो वो थायरोक्सिन जो क्या करेगा? अपनी आयोडीन की कमी को पूरा करेगा और जिससे वो हमारा गॉइट्री जैसी प्रॉब्लम जो है वो गले में पैदा हो जाती है। तो इस तरह से ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। कि जो एनीमिया है उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो एनीमिया क्या है? इज़ ए न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कॉमनली सीन इन अमॉन्ग द इंडियन वुमेन of low socio-economic group. It is observed that even the women of higher income group, it is estimated that 60 to 70% of pregnant women in the rural areas and urban slums suffer from anemia. तो एनीमिया जो है ये एक न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो जाता है और मैक्सिमम ये इंडियन वुमेन को होता है जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो। दूसरा जो हायर इनकम ग्रुप है उनमें भी ये देखा जा रहा है 60 से 70% जो प्रेग्नेंट वुमेन है रूरल एरियाज़ में या अर्बन स्लम्स में उनको भी ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा है। तो एनीमिया जो है ये एक कॉमन प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी हो रहा है, जैसे 1 to 5 ईयर्स में स्कूल एज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45 जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज है उसमें, और 1 to 5 एज का जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। एनीमिया क्या है? इज़ ए कंडीशन वेयर द होमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड फॉल बिलो द नॉर्मल लेवल। तो जब ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। और होमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आयरन और प्रोटीन होता है। जिसमें आयरन और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं कि इसमें होमोग्लोबिन की कमी होगी। तो जैसे होमोग्लोबिन को अगर ड्राइव करें तो ये होमियो का मतलब होता है होमियो का मतलब होता है आयरन और प्रोटीन का मतलब होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन और हेमे का मतलब आयरन, तो यानी कि होमोग्लोबिन का मतलब हुआ आयरन प्लस
प्रोटीन। तो इन दोनों की कमी की वजह से जो है होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उसी को हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन विच इज़ पार्ट ऑफ होमोग्लोबिन। तो जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, जो होमोग्लोबिन का एक पार्ट था, तो उसको ही हम एनीमिया कहते हैं। और इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड फॉर्मेशन। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, यही हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं और डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें एनीमिया होता है। तो यानी कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि मेजर कौन कौन से प्रॉब्लम है जो बाकी न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होती हैं। और बाकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डिजीज़ हो रही हैं उनमें जैसे आ गया आरबी फ्लैबोनिसिस इज़ ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ रिबोफ्लेविन। तो रिबोफ्लेविन की वजह से ये डिजीज़ जो है पैदा होती है। वन ऑफ द बी कम्प्लेक्स विटामिन, इसको हम बी कम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। जो मेन क्लिनिकल फीचर्स है जो एंगुलर स्टोमेटिस एंड ग्लोस्टिसिस, ये इसके दो मेन फीचर्स हैं। इट कैन प्रिवेंट इन बाय एडिशन ऑफ डाइटरी डेली डाइटरी ऑफ पल्सेस। डेली डाइटरी ऑफ पल्सेस जब हम लेते हैं तो इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। दूसरा आता है पेलगारा। पिलागेरा जो है वो डेफिशिएंसी होती है नाइसिन की और विटामिन बी कम्प्लेक्स में, ये विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप में ये मिलता है। तो जो मेन इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्या डिजीज़ होती हैं, जैसे स्किन चेंजेस आ जाती हैं, मेंटल चेंजेस आ जाती हैं, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। और इसको जो पॉपुलेशन सॉलिड सब्स्टिट्यूट ऑफ मेज एंड ज्वार, तो ज्वार और मेज जो है इसका मेन सब्स्टिट्यूट है। तो इस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सीरियल्स डाइट को मिक्स करके खाएं। दूसरा था बेरीवेरी तीसरा डिजीज़ है। इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, ये थायमिन की वजह से होता है और ये भी विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन है। तो इट वाज कॉमन पॉपुलेशन कंज्यूमिंग हाईली पॉलिश्ड राइस। जब हम राइस के पॉलिश्ड फॉर्म को खाएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो वेट बेरीवेरी मैनिफेस्ट विद स्वेलिंग ऑफ लेग्स, इससे टांगों में सूजन हो जाएगी या फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। तो दीज आर मे बी रैपिड हार्ट बीट्स, इससे क्या होगा, जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, चेस्ट पेन होगी या फीलिंग पिंस एंड नीडल्स एंड नम्बनेस। तो हमारे शरीर के अंदर पिन चुभना शुरू हो जाएंगी या हमारी बॉडी के अंदर नम्बनेस आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेरीवेरी डिजीज़ है, ये भी इसकी वजह से होता है। दूसरा रिकेट्स इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम पैदा होती हैं, खास तौर पे बच्चों के अंदर। और अडल्ट के अंदर जो है इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया। तो ऑस्टियोमलेसिया जो है ये अडल्ट काउंटरपार्ट में होती है। तो विटामिन डी जो है सिंथेसाइज इन द स्किन एंड ऑन द एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज में हम बैठते हैं तो ये डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। इसी तरह से तीसरी जो प्रॉब्लम है, चौथी जो डिजीज़ है वो है स्कर्बी। स्कर्बी जो है दैट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट। तो विटामिन सी की कमी जो होती है डाइट में, उससे स्कर्बी की प्रॉब्लम हो जाती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंजम्पशन ऑफ डाइट होम कंटेन फूड्स रिच इन विटामिन सी। तो जिसमें विटामिन सी की रिच मात्रा होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी की जो है प्रिवेंशन हो सकती है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हैं, लाइम है, गावा है, आंवला है, स्प्राउट पल्सेस हैं जैसे चना है या बंगाल ग्राम है। तो इनकी वजह से जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्कर्बी की वजह से जो है हमारे जो गम्स हैं उसमें स्पॉन्जी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये ब्लीडिंग की वजह से जो है सिंपल टच करने से भी वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फ्लोरोसिस जो प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी डिजीज़ है काज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फ्लोरिड। जब हम फ्लोरिड की ज़्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है ये आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, या कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु में होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा दांत है उसमें डेंटल फ्लोरोसिस पैदा हो जाता है और बाद में इसमें मॉटलिंग या पिटिंग ऑफ द टीथ, ये प्रॉब्लम दांत की शुरू हो जाती है। इसके अलावा आती है लेथरिज्म। लेथरिज्म जो है डिजीज़ नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है एंड सीन इन द लैंडलेस लेबर इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो लोग जो मध्य प्रदेश में लेबर का काम करते हैं या बिहार में या यूपी में, तो ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ केसरी दाल। तो वो लोग केसरी दाल लंबे समय के लिए बहुत देर तक खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी जो है
ये जो प्रॉब्लम है लेथरिज्म की, ये डेवलप हो जाती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 23 से कि एक्सप्लेन द फीडिंग प्रोग्राम करंटली ऑपरेटिंग इन द कंट्री, कि कौन कौन से जो फीडिंग प्रोग्राम है जो हमारे कंट्री के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहला फीडिंग प्रोग्राम आ गया ICDS। तो ICDS जो है लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975, ये 2 अक्टूबर 1975 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट यूनिक प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोग्राम था भारत का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। 0 to 6 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन या उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। दूसरा, टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ताकि बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक या फिजिकल या उसका सोशल डेवलपमेंट जो है, शारीरिक विकास हो या उसका सामाजिक विकास हो, तो ये इसका दूसरा एम था। तीसरा, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, कि बच्चों में जो मृत्यु दर है वो कम हो, मॉर्बिडिटी रेट कम हो, उसका माल न्यूट्रिशन कम हो और इसके अलावा जो स्कूल्स का ड्रॉप आउट है वो उसमें कम हो। तो ये इसके मेन एम थे। ये हमारी भारत की सबसे पहली स्कीम थी। जो दूसरी बड़ी स्कीम है वो है मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है इज़ आल्सो कॉल्ड ए स्कूल लंच और स्कूल मील प्रोग्राम। इसको स्कूल लंच भी बोलते हैं या स्कूल मील प्रोग्राम भी कहते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता कि द चिल्ड्रन अटेंडिंग एलिमेंट्री सेक्शंस ऑफ द स्कूल्स आर द चीफ बेनिफिशरीज। जो एलिमेंट्री लेवल में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन वही इसके सबसे मेन बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ वन सप्लीमेंट्री मील इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम। तो एक टाइम भोजन देना स्कूल के अंदर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इसका वो था, टारगेट था, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके प्रोग्राम के, कि द प्रोग्राम हैज़ बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। इसके दो जो मेन जो टारगेट थे वो थे, ऑब्जेक्टिव थे, कि एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस एंड अटेंटिवनेस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी सेक्शंस 1st to 5th क्लास। तो पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना। दूसरा, स्कूल में जो ड्रॉप आउट था उस रेट को कम करना। दूसरा आ गया टू इम्प्रूव द स्कूल इनरोलमेंट, स्कूल की जो इनरोलमेंट है वो बढ़ाना, और अटेंडेंस ऑन द हैंड एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑन द अदर। स्कूलों के अंदर जो है ड्रॉप आउट्स जो होता है या स्कूल के अंदर जो अटेंडेंस की कमी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ताकि लोगों को, बच्चों को स्कूल के अंदर ही फूड प्रोवाइड हो सके। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट यूनिट में से क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन द फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट, कि हम किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म एन इफेक्टिव टूल फॉर रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट। तो फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है सेल का और एक्सपेंडिचर का। ये एक इफेक्टिव टूल है कि फूड प्रोग्रेस को रिव्यू करने का। इसमें जो स्टेप्स होते हैं जैसे परचेजिंग है, रिसीविंग है, स्टोरिंग है, इशूइंग है, प्रोड्यूसिंग फूड और सेलिंग, ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट है स्टेजेस हैं इसकी ऑपरेशन की। दूसरा था, सबसे पहला आ गया जैसे परचेजिंग में क्या करते हैं हम, मेंटेन ए सप्लायर डायरेक्टरी विच इंडिकेट द लिस्ट ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम इट हैड planned to buy the commodities and the list include the names, address, telephone numbers and terms agreed। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हम आइटम्स परचेज करते हैं सप्लायर से, तो सबसे पहले हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कौन सी आइटम खरीदी, जिससे खरीदी उसका क्या नाम था, उसका क्या एड्रेस था, उसका टेलीफोन नंबर और उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ। तो ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा आ गया रिसीविंग। तो ये इंपॉर्टेंट टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ कमोडिटी रिसीव, जो कमोडिटी हमने रिसीव की उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द आइटम ब्रॉड टू द प्रीमिसेस वेयर फिजिकली चेक्ड विद परचेज ऑर्डर। तो जो हमने परचेज ऑर्डर किया था उसका फिजिकली चेक करना कि क्या वो हमारे तक वो सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये दूसरा इसका स्टेज थी। तीसरा था स्टोरिंग।
तो हियर एवरी परचेज आइटम दैट ब्रॉट टू द स्टोर वाज नोटेड डाउन इन द स्टॉक रजिस्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें एक पेज पे जो भी चीज़ें अलॉट की गई हैं, जो भी आइटम आई हैं, उनको हम एंट्री करते हैं। इसके अलावा आता है अगला जो स्टेज है वो है इशूइंग की। द इनग्रेडिएंट्स वर इशूड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टोर इंचार्ज। तो जो भी स्टोर इंचार्ज होगा वो क्या करेगा, जो भी इनग्रेडिएंट्स आया है उसको वो इशू करेगा। एंड द थिंग्स वर नॉट इशूड अनटिल अनलेस रिक्विजिशन स्लिप ऑफ द इंडेंटेड वाज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जिसको भी वो सामान इशू करेगा उसकी जो है वो स्लिप या उसका कोई रिकॉर्ड वो है अपने पास रखेगा। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेज थी। अगली स्टेज है प्रोड्यूसिंग फूड। तो इसमें क्या करते हैं, मेंटेन 3 काइंड्स ऑफ द रिकॉर्ड एट दिस स्टेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ हर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। तो इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मेंटेन ए मीनू बुक, एक मीनू बुक जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा तो चेंजेस ब्रॉड दी साइकिल मीनूस ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, कि जो सीजनल वेरिएशन की वजह से जो मीनू चेंज हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, प्राइस वेरिएशन का जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, और अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर प्रेफरेंस, कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है और उनकी क्या अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखी जाएंगी। इसके अलावा आता है सेल रिकॉर्ड्स। तो कहते हैं इट केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांसैक्शन इट मेड फॉर प्रिपेयरिंग फूड पैकेट्स टू फाइनली सोल्ड टू हर कस्टमर्स। तो जब भी हम किसी कस्टमर्स को जो सामान देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड जो है, ट्रांसैक्शन जो है वो पूरी की पूरी जो है एक सेल रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आता है कस्टमर रजिस्टर्स। तो इसमें क्या नोट डाउन किया जाएगा, द नोट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द रेगुलर कस्टमर। जो भी रेगुलर कस्टमर हैं उस रजिस्टर के अंदर उनके नाम, एंड सिमिलर टू द स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर। ऐसे ही स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो रखा जाता है, उसी तरह से इसका जो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। दूसरा कंजम्पशन शीट, जो दिस शीट केप्ट डेट वाइज रिकॉर्ड, कि डेट वाइज रिकॉर्ड जो है सेल का वो सारा उसमें रखा जाता है। एंड कंजम्पशन शीट फॉर ए डे इंडिकेट डेट, नंबर ऑफ फूड पैकेट्स, प्रिपेयर्ड नंबर ऑफ फूड पैकेट्स सोल्ड टू रेगुलर कस्टमर्स, कि जो फूड पैकेट्स हैं उसका डेट, उसका फूड पैकेट्स कब प्रिपेयर हुआ, नंबर उसका, और इसके अलावा फूड पैकेट्स जो है वो कितना सेल हुआ वो सारा। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है लेबर कॉस्ट। तो इसमें ये आ गया, इट इज़ एसेंशियल टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी जो उस फूड कॉस्ट के अलावा। तो ये मेंटेन किया जाएगा पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑफ हर एम्प्लॉइज़। तो हर एम्प्लॉइज़ का वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और लास्ट में कहा लिखा मेंटेन किया जाएगा ओवरहेड्स एंड मेंटेनेंस। एज फूड एंड लेबर कॉस्ट इट केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ओवरहेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर, पैकिंग, रिपेयर्स एंड अदर आइटम। ये सारे रिकॉर्ड जो हैं, ये एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हैं वो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। एंड प्रिजर्व द रिसिप्ट बिल, और उनकी बिल्स रखे जाएंगे ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे की है या गैस ली है या वाटर है, तो ये सारे हर महीने जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो ये सारा हमारा यूनिट थे, ये सारे टॉपिक थे जो हमने इसमें डिस्कस की है। इस तरह से नटशल में हमने सारे जितने भी यूनिट्स थे वो सारे इसमें कवर कर लिए। तो अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच।